दिल्ली, एक शहर जिसने अनगिनत राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा। वीरों की धरती, सम्राटों की राजधानी और इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्यायों की गवाह। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तोमर वंश ने दिल्ली को एक संगठित किलेबंद नगर बनाया और फिर पृथ्वीराज चौहान की वीरता ने इसे एक दुर्जय गढ़ में बदल दिया। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है और पृथ्वीराज चौहान के पतन के साथ ही दिल्ली पर एक नए युग की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत। यह वह दौर था जब दिल्ली विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर थी। 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में घोरी वंश ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसके साथ ही दिल्ली पर पहला मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। लेकिन मोहम्मद गौरी खुद दिल्ली पर शासन नहीं करना चाहता था। उसने अपने सबसे वफादार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। यहीं से शुरू हुआ एक नए युग का आरंभ, गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहां एक नया प्रशासन स्थापित किया। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन जैसे शासकों ने दिल्ली को एक सुदृढ़ सल्तनत में बदल दिया। यह वह दौर था जब दिल्ली भारत में एक नई संस्कृति, नई राजनीति और नए शासन तंत्र का केंद्र बनी। लेकिन यह शासन आसान नहीं था। आंतरिक संघर्ष, बगावतें और बाहरी आक्रमण सल्तनत के अस्तित्व को बार बार चुनौती देते रहे। तो आइए दिल्ली के इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे गुलाम वंश ने दिल्ली की नींव रखी, कैसे खिलजी वंश ने इसे मजबूत किया और कैसे एक छोटे से नगर से दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सल्तनत बन गई। दिल्ली सल्तनत का उत्थान और पतन 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली का शाश्वत शहर, शक्ति और विजय की भूमि। सदियों से दिल्ली शक्ति, महत्वाकांक्षा और लचीलेपन का प्रतीक रही है। आज हम जिस शहर को जानते हैं, जो जीवन और आधुनिक चमत्कारों से भरा हुआ है, कभी महान साम्राज्यों का केंद्र था। उनकी जीत और त्रासदियां इसकी मिट्टी में अंकित थीं। लेकिन इतिहास में कुछ ही कालखंडों ने दिल्ली सल्तनत की तरह गहरी छाप छोड़ी है। विजय, विश्वासघात, विनाश और पुनर्जन्म का युग। 1206 में पहले मुस्लिम शासक से लेकर 1526 में अंतिम युद्ध तक दिल्ली ने राजवंशों के उदय, संस्कृतियों के टकराव और योद्धाओं के खून से लथपथ अपनी धरती को देखा है। शताब्दियों में शक्तिशाली सुल्तानों ने ऊंचे किले, शानदार मस्जिदें और चहल पहल भरे बाजार बनवाए, लेकिन उन्हें युद्ध की आग में जलते हुए देखा। उनके शासन में वर्चस्व की लड़ाई, क्रूर नरसंहार और लगातार मंगोल आक्रमण हुए, जिसने दिल्ली को बार बार भूतों के शहर में बदल दिया। फिर भी हर बार यह राख से उठ खड़ा हुआ, पहले से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? राजपूत राजाओं और हिंदू राजवंशों की भूमि भारत में मुस्लिम सत्ता की सीट कैसे बन गई? इसका जवाब देने के लिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा, पृथ्वीराज चौहान के पतन और पहले सुल्तान के आगमन तक। दिल्ली सल्तनत की पहली शुरुआत, मामलुक ने सत्ता संभाली। दिल्ली सल्तनत की नींव 102 वर्ष में तराइन के युद्ध के मैदान में रखी गई थी। अंतिम महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान वर्तमान अफगानिस्तान के घोर के एक क्रूर शासक मोहम्मद गौरी की सेना के सामने हार गए। दिल्ली और अजमेर को अपने कब्जे में लेकर गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। लेकिन 1206 में उसकी हत्या ने सत्ता का शून्य पैदा कर दिया। उसके सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो एक पूर्व गुलाम था और बाद में रैंकों में ऊपर उठ गया था। दिल्ली को अराजकता में जाने देने के बजाय ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित करने का साहसिक कदम उठाया, जिसने मामलुक या गुलाम राजवंश की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ। ऐबक के शासन में दिल्ली सत्ता के एक किलेबंद गढ़ में बदल गई। उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया,
जो इस्लामी विजय और स्थापत्य की भव्यता का प्रतीक है। लेकिन उसका शासन अल्पकालिक था। 1210 में पोलो खेलते समय वह अपने घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई तथा पीछे एक नया साम्राज्य संघर्ष के कगार पर छोड़ गए। खून से बना एक शहर, विनाश और पुनर्जन्म का चक्र। दिल्ली सल्तनत की कहानी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, यह विनाश और अस्तित्व की कहानी है। इन 4 शताब्दियों के दौरान दिल्ली पर कई बार आक्रमण किया गया, लूटपाट की गई और उसे जलाकर राख कर दिया गया। खूंखार चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत के दरवाजे तक पहुंचकर भयानक हमले किए। खिलजी सुल्तानों ने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन 1398 में क्रूर सरदार तैमूर दिल्ली पर टूट पड़ा। उसकी सेना ने हजारों लोगों का कत्लेआम किया और सड़कों पर लाशें बिखर गईं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, एक विलक्षण प्रतिभा जिसने राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित करने का सपना देखा, लेकिन दिल्ली को वीरान और खंडहर में छोड़ गया। और अंत में 1526 में शक्तिशाली मुगल सम्राट बाबर ने पानीपत की घातक लड़ाई में अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को कुचल दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन दिल्ली अस्तित्व का शहर है। हर खंडहर से एक नया साम्राज्य उभरा, हर हार से एक नया शासक उभरा। और जब मुगलों ने सत्ता संभाली तो सुल्तानों द्वारा छोड़ी गई विरासत पर आधारित भव्यता का एक नया युग शुरू हुआ। अब हम उन लोगों की कहानियों का पता लगाएंगे जिन्होंने इस युग को आकार दिया। सुल्तान जिन्होंने लोहे की मुट्ठी से शासन किया, योद्धा जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से दिल्ली की रक्षा की, और दूरदर्शी जिन्होंने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह दिल्ली सल्तनत की कहानी है, शासकों, लड़ाइयों और शहर जिसने मरने से इनकार कर दिया। मामलुक गुलाम राजवंश 1206 से 1290 ईस्वी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु। सत्ता संघर्ष की शुरुआत। 1206 में भोर होते ही दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाले मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। अज्ञात हमलावरों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसकी अचानक मृत्यु ने उसके विशाल साम्राज्य को स्पष्ट उत्तराधिकारी के बिना छोड़ दिया। उसके प्रदेशों में सेनापतियों और राज्यपालों ने सत्ता के लिए होड़ लगाई, उसकी विरासत को आपस में बांट लिया। हालांकि एक व्यक्ति बाकियों से ऊपर उठ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम जनरल, एक पूर्व तुर्क गुलाम जो सेना में रैंक तक पहुंच गया था। ऐबक ने इस मौके का फायदा उठाया। गौरी के सीधे आदेश के बिना उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, जिसने भारत के पहले मुस्लिम शासित साम्राज्य मामलुक राजवंश की शुरुआत को चिह्नित किया। लेकिन सत्ता कभी भी आसानी से नहीं सौंपी जाती। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक निर्माता भी था। दिल्ली के सामरिक महत्व को पहचानते हुए उसने इसे एक सैन्य चौकी से अपने साम्राज्य के केंद्र में बदल दिया। उसकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक कुतुब मीनार थी, जो भारत में इस्लाम की जीत का प्रतीक थी। 92 मीटर से ज्यादा ऊंची इसकी जटिल नक्काशी और शिलालेख ऐबक के शासन का जश्न मनाते हैं। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं वास्तुकला से परे थीं। उसने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने भविष्य के सुल्तानों के लिए कुशलतापूर्वक शासन करने की नींव रखी। हालांकि भाग्य ने कुछ और ही सोचा था। 1210 में पोलो खेलते समय ऐबक अपने घोड़े से गिरकर घायल हो गया। उसकी अचानक मृत्यु के साथ सल्तनत एक चौराहे पर खड़ी हो गई। उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? इसका उत्तर इल्तुतमिश के रूप में मिलेगा, जो दिल्ली सल्तनत के मूल को आकार देने वाला व्यक्ति था। सत्ता के लिए संघर्ष। इल्तुतमिश ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया। ऐबक की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को अनिश्चितता में डाल दिया। उसका बेटा आराम शाह कमजोर और अप्रस्तुत था। 1 साल के भीतर उसे शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने उखाड़ फेंका, जो एक पूर्व गुलाम था जिसने अपनी वफादारी और सैन्य कौशल साबित किया था। इल्तुतमिश का उदय कोई संयोग नहीं था। उसे ऐबक ने व्यक्तिगत रूप से अपने दामाद के रूप में चुना था और तुर्क अभिजात वर्ग के बीच उसका सम्मान था। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत उसने सिर्फ दिल्ली पर कब्जा नहीं किया, उसने इसे साम्राज्य की आधिकारिक राजधानी बना दिया। उसके शासन में
सल्तनत सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ी। महान रक्षक इल्तुतमिश बनाम मंगोल। दिल्ली सिर्फ भारतीय शासकों के लिए पुरस्कार नहीं थी, यह आक्रमणकारियों के लिए एक लक्ष्य थी। 1221 में मंगोलों की छाया भारत पर मंडरा रही थी। उस समय के सबसे खतरनाक विजेता चंगेज खान ने मध्य एशिया में धावा बोला था और शहरों को बर्बाद कर दिया था। जब उसकी सेनाएं इल्तुतमिश के क्षेत्र की सीमाओं पर पहुंची, तो सुल्तान के सामने एक असंभव विकल्प था। लड़ें और पूरी तरह से विनाश का जोखिम उठाएं, या बातचीत करें और बच जाएं। इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला किया जो दिल्ली को बचा सकता था। मंगोलों से सीधे युद्ध में उलझने के बजाय उसने उनके दुश्मनों को शरण देने से इनकार कर दिया और अपनी किलेबंदी को मजबूत किया। उसके कूटनीतिक कौशल और सैन्य रणनीति ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली अछूती रहे, जबकि अन्य शहर जल रहे थे। बिना खून खराबे के इस जीत ने एक ऐसे शासक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया जो सबसे खतरनाक आक्रमणकारियों को भी मात दे सकता था। इल्तुतमिश के सुधार और चांदी के टंका का उदय। इल्तुतमिश की दृष्टि युद्ध के मैदान से आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने सिल्वर टंका की शुरुआत की, जो एक मानकीकृत मुद्रा थी जिसने पुरानी सिक्का प्रणालियों की जगह ली। इस नई मौद्रिक प्रणाली ने व्यापार को स्थिर किया और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिससे यह एक सच्ची शाही राजधानी बन गई। उन्होंने बगदाद में अब्बासिद खलीफा से मान्यता भी मांगी, जिससे दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य के रूप में आधिकारिक रूप से वैधता मिली। इस कदम ने उनके राजवंश के भविष्य को सुरक्षित किया और दिल्ली को इस्लामी दुनिया में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1236 में अपनी मृत्यु के समय तक इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक विवादित सीमावर्ती शहर से एक शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र में बदल दिया था। लेकिन उसका सबसे अप्रत्याशित निर्णय अभी आना बाकी था। उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी चुना। रजिया सुल्ताना, दिल्ली पर शासन करने वाली महिला। दिल्ली पर कभी किसी महिला ने शासन नहीं किया था, लेकिन जब इल्तुतमिश का निधन हुआ तो उसने अपने बेटों को नहीं चुना। उसने रजिया सुल्ताना को चुना, उसे सबसे योग्य नेता मानते हुए। इस निर्णय ने कुलीन वर्ग को चौंका दिया, लेकिन रजिया ने खुद को एक शासक के रूप में साबित किया। उसने सुल्तान की तरह कपड़े पहने, अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में किया और उम्मीदों को धता बताया। फिर भी उसका शासन अल्पकालिक था। तुर्क कुलीनों को एक महिला द्वारा नेतृत्व किए जाने पर नाराजगी थी। अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण उसे 1240 में उखाड़ फेंका गया। उसके अंतिम क्षण निर्वासन में बीते, जहां उसे मार दिया गया। एक असाधारण शासक जिसे पूर्वाग्रह और षड्यंत्र द्वारा गिराया गया। ममलुक राजवंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। उन्होंने इसकी संस्थाओं का निर्माण किया, मंगोलों से इसकी रक्षा की और दिल्ली को राजधानी के रूप में इसकी पहली सच्ची पहचान दी। लेकिन बदलाव क्षितिज पर था। जैसे जैसे गुलाम राजवंश कमजोर होता गया, एक नई ताकत उभर रही थी जो दिल्ली को विजय और महत्वाकांक्षा के एक नए युग में ले जाएगी। यह युग था खिलजी। खिलजी वंश 1290 से 1390 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी, पहला खिलजी सुल्तान। खिलजी वंश का उदय 1290 तक आंतरिक संघर्षों के कारण मामलुक गुलाम राजवंश कमजोर हो गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक शक्तिशाली सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी अफगान तुर्क सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली में प्रवेश किया और अंतिम मामलुक सुल्तान को उखाड़ फेंका। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जलालुद्दीन एक विनम्र और संयमित शासक था। अपने से पहले के क्रूर बलबन के विपरीत उसने युद्ध के बजाय शांति की मांग की। लेकिन क्या दिल्ली सल्तनत की खतरनाक दुनिया में एक दयालु शासक जीवित रह सकता है? जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल। जलालुद्दीन अपने पहले के किसी भी सुल्तान से अलग था। डरकर शासन करने के बजाय वह क्षमा और कूटनीति में विश्वास करता था। उसने व्यापार को प्रोत्साहित किया, व्यापारियों के लिए सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी और यहां तक कि मंगोलों के साथ शांति की भी कोशिश की, जो दिल्ली के लिए लगातार खतरा बने हुए थे। लेकिन जब वह दयालुता से शासन कर रहा था, तो उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की अलग योजनाएं थीं, ऐसी योजनाएं जो दिल्ली को हमेशा के लिए बदल देंगी।
जलालुद्दीन खिलजी का विश्वासघात और हत्या। 1296 में जलालुद्दीन के महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन में एक अभियान शुरू किया, देवगिरी को लूटा और अपार धन संपत्ति लेकर लौटा। जलालुद्दीन अपने भतीजे की विश्वासघाती योजनाओं से अनजान उसका स्वागत करने के लिए कारा गया, लेकिन गले मिलने के बजाय उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन के आदमियों ने बूढ़े सुल्तान की हत्या कर दी और युवा सरदार ने खुद को दिल्ली का नया शासक घोषित कर दिया। उसके चाचा की दयालुता ने उसे अपनी जान दे दी और दिल्ली इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी के उदय का गवाह बनने वाली थी। अलाउद्दीन खिलजी। निर्दयी विजेता अलाउद्दीन खिलजी का रक्त रंजित सिंहासन। अलाउद्दीन खिलजी खून से सत्ता में आया था और वह लोहे से शासन करता था। सबसे पहले उसने अपने चाचा के प्रति वफादार सभी लोगों को खत्म कर दिया और सुल्तान के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। फिर उसने अपना ध्यान अपनी असली महत्वाकांक्षा पर केंद्रित किया, दिल्ली सल्तनत का पहले कभी नहीं देखा गया विस्तार करना। मंगोल खतरा और अलाउद्दीन की सुरक्षा। दिल्ली लंबे समय से मंगोलों के निशाने पर थी, जिन्होंने मध्य एशिया और फारस को आतंकित किया था। जब वे 1299 में दिल्ली के द्वार पर पहुंचे, तो अलाउद्दीन ने वह किया जो उसके पहले किसी सुल्तान ने हिम्मत नहीं की थी। उसने जवाबी हमला किया। उसने उन्हें खदेड़ दिया, हजारों मंगोल कैदियों को मार डाला और दिल्ली को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए सिरी किले के निर्माण का आदेश दिया। उसकी क्रूर नीतियों ने सुनिश्चित किया कि मंगोल कभी भी दिल्ली पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त न कर सकें, लेकिन हर बीतते साल के साथ उसका शासन कठोर होता गया। आर्थिक सुधार, कीमतों पर नियंत्रण, सत्ता पर नियंत्रण। अलाउद्दीन सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक रणनीतिकार था। उसने महसूस किया कि एक स्थिर साम्राज्य के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। उसने सख्त बाजार सुधार पेश किए, हर चीज के लिए कीमतें तय की, खाद्य पदार्थ से लेकर कपड़े और घोड़ों तक। कोई भी व्यापारी राज्य द्वारा तय की गई कीमत से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकता था और इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उसकी विशाल सेना अच्छी तरह से खिला पिला और सुसज्जित रहे, ताकि सुल्तान की अगली बड़ी विजयों के लिए तैयार हो सके। साम्राज्य का विस्तार, राजपुताना की विजय। अलाउद्दीन सिर्फ दिल्ली से संतुष्ट नहीं था, उसने दक्षिण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, राजपुताना और गुजरात में अभियान चलाया। 1301 में रणथंभौर का शक्तिशाली राजपूत किला उसके हाथ से चला गया। उसके बाद 1303 में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। इसी दौरान रानी पद्मावती की पौराणिक कहानी का जन्म हुआ। प्रेम, बलिदान और चित्तौड़ की खूबसूरत रानी के प्रति अलाउद्दीन के जुनून की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी की विरासत। अलाउद्दीन का शासन गौरव और अत्याचार दोनों से भरा था। उसकी सैन्य जीत ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को उसकी पिछली सीमाओं से कहीं आगे तक फैला दिया। आर्थिक सुधारों ने स्थिरता सुनिश्चित की, लेकिन उसका शासन कठोर था। जो कोई भी उसका विरोध करता था, उसे कुचल दिया जाता था। उसने अलाई दरवाजा और सिरी किला जैसे वास्तुशिल्प चमत्कार पीछे छोड़े, जो उसकी शक्ति के प्रतीक थे। लेकिन 1316 में उसकी मृत्यु के बाद सल्तनत कमजोर पड़ने लगी, जिससे नए शासकों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ खिलजी राजवंश की स्थिरता चरमरा गई। उसके उत्तराधिकारी उसके लौह शासन को बनाए रखने में विफल रहे और जल्द ही एक नया राजवंश उभर कर आया, तुगलक, जो अपनी महान महत्वाकांक्षाओं और विनाशकारी विफलताओं के लिए जाना जाता है। दिल्ली के इतिहास के अगले अध्याय को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, महत्वाकांक्षा और अराजकता का साम्राज्य। गयासुद्दीन तुगलक एक साम्राज्य का निर्माता। वर्ष 1320 में दिल्ली सल्तनत में उथल पुथल मची हुई थी। अंतिम खिलजी शासक को अपदस्थ कर दिया गया था और राजगद्दी पर कब्जा करने की होड़ मची हुई थी। इस अराजकता के बीच गाजी मलिक नामक एक शक्तिशाली सेनापति ने सत्ता हथिया ली और गयास उद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर ली। वह अनुशासन प्रिय व्यक्ति, सैन्य रणनीतिकार और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक निर्माता थे। उनका पहला प्रमुख प्रोजेक्ट
तुगलकाबाद किले का निर्माण था, एक अभूतपूर्व ताकत वाला गढ़। इसकी मोटी दीवारें और ऊंचे बुर्ज मंगोल आक्रमणकारियों को दूर रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन किले की कीमत चुकानी पड़ी। जबरन मजदूरी और भारी करों के कारण लोगों में नाराजगी थी। खिलजियों के विपरीत, जिन्होंने आतंक के जरिए शासन किया, गियास उद्दीन ने सैन्य शक्ति के जरिए स्थिरता की तलाश की। उन्होंने विद्रोहियों को हराकर और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करके बंगाल और दक्कन में साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उनका शासन अल्पकालिक था। 1325 में एक विजयी अभियान से लौटने के बाद उन्हें एक ढहते हुए मंडप के नीचे कुचल दिया गया, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह उनके अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा हत्या की साजिश थी। प्रभाव: तुगलकाबाद किले के साथ दिल्ली की सुरक्षा को मजबूत किया, सैन्य विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, आर्थिक समृद्धि के लिए आधार तैयार किया। मोहम्मद बिन तुगलक, पागल प्रतिभा। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु ने भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद शासकों में से एक मोहम्मद बिन तुगलक के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एक महान बुद्धिजीवी लेकिन खराब क्रियान्वयन वाले व्यक्ति, उनके महत्वाकांक्षी सुधार आपदाओं में बदल गए। उनका पहला साहसिक कदम राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करना था, जो दक्कन में बहुत दूर था। उनका तर्क रणनीतिक था, दौलताबाद केंद्र में स्थित था और मंगोल हमलों से बेहतर तरीके से सुरक्षित था। लेकिन हजारों लोगों के जबरन पलायन के कारण बड़े पैमाने पर पीड़ा हुई। रास्ते में कई लोग मारे गए और जो लोग दौलताबाद पहुंचे उन्हें एक अपरिचित भूमि मिली। दिल्ली के लगभग खाली हो जाने के बाद मंगोलों ने हमला किया, जिससे एक बार संपन्न शहर एक भूतहा शहर में बदल गया। अपनी गलती का एहसास होने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी को दिल्ली वापस जाने का आदेश दिया, जिससे और भी मुश्किलें पैदा हो गईं। उनका अगला असफल प्रयोग टोकन मुद्रा की शुरुआत थी। उन्होंने सोने और चांदी की जगह पीतल और तांबे के सिक्के ढाले, लेकिन नकली सिक्कों के बाजार में भर जाने से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। अपनी असफलताओं के बावजूद वह एक बौद्धिक शासक था। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया, एक उन्नत कराधान प्रणाली स्थापित की और तर्क पर आधारित साम्राज्य का सपना देखा। लेकिन उसकी अनिश्चित नीतियों के कारण व्यापक विद्रोह हुआ। उसके शासन के अंत तक साम्राज्य कमजोर हो गया था और उसके नागरिकों ने उस पर विश्वास खो दिया था। प्रभाव: दिल्ली की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। असफल आर्थिक नीतियों के कारण अस्थिरता आई। एक कुशल साम्राज्य का उसका सपना साकार नहीं हो सका। फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का पुनर्स्थापक, दशकों के कुशासन और विद्रोह के बाद दिल्ली सल्तनत को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो स्थिरता बहाल कर सके। वह नेता फिरोज शाह तुगलक था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत फिरोज शाह विजेता नहीं था, वह एक सुधारक था। उन्होंने सैन्य विस्तार से ध्यान हटाकर बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली के भीतर एक किलेबंद शहर फिरोज शाह कोटला का निर्माण था। इसमें महल, मस्जिद और पानी के भंडारण के लिए एक विशाल जलाशय था। लोगों के संघर्षों को समझते हुए उन्होंने कराधान में सुधार किया और बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, जिनमें नहरें भी शामिल थीं, जिससे किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत फिरोज शाह ने एक स्थिर अर्थव्यवस्था बनाए रखी और उनके शासन में दिल्ली ने अपनी खोई हुई समृद्धि वापस पा ली। इतिहास को संरक्षित करने का भी उनमें जुनून था। उन्होंने प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार का आदेश दिया और यहां तक कि बिहार और टोपरा से अशोक के स्तंभों को दिल्ली ले जाकर उन्हें शाही भव्यता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। प्रभाव: साम्राज्य में स्थिरता बहाल की। फिरोज शाह कोटला का निर्माण किया, जो आज भी खड़ा है। सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। तुगलक वंश ने अपने पीछे एक ऐसा शहर छोड़ा जिसने वैभव और बर्बादी दोनों देखी। गियासुद्दीन ने इसे मजबूत बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे लगभग छोड़ दिया और फिरोज शाह ने इसका पुनर्निर्माण किया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद साम्राज्य में दरारें दिखने लगी थी। विद्रोह बढ़ रहे थे और जल्द ही दिल्ली नए शासकों सैयद और लोधी राजवंशों के हाथों में चली गई, जिसके बाद अंतिम लड़ाई हुई जिसने सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
सैयद राजवंश 1414 से 1451 ईस्वी तक पतन की ओर अग्रसर राजवंश अराजकता में एक साम्राज्य 15वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गई थी। 1398 में तैमूर के आक्रमण ने शहर को खंडहर बना दिया था और एक बार शक्तिशाली साम्राज्य खंडित हो गया था। स्थानीय शासकों ने सत्ता हासिल कर ली, जबकि दिल्ली का सिंहासन लगातार कमजोर होता गया। सत्ता के इस शून्य में एक नया राजवंश उभरा, सैयद, जो खुद पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता था। लेकिन क्या वे सल्तनत को बहाल कर सकते थे? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी नहीं संभाली। इसके बजाय उन्होंने तैमूर के जागीरदार के रूप में शासन किया, तैमूरिद अधिपत्य को स्वीकार किया। उनके शासनकाल में लगातार युद्ध हुए, क्योंकि वे एक ढहते साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिछले सुल्तानों के विपरीत खिज्र खान ने प्रशासन के बजाय सैन्य अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विद्रोही रईसों से खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हुए पंजाब में अभियान शुरू किए। उनके प्रयासों के बावजूद दिल्ली कमजोर रही और सल्तनत का प्रभाव कम होता गया। व्यापार मार्ग असुरक्षित थे और स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। खिज्र खान ने 10 साल तक शासन किया, लगातार लड़ाई लड़ी, फिर भी सल्तनत के खोए हुए गौरव को बहाल करने में असमर्थ रहे। उनके बेटे मुबारक शाह को उथल-पुथल वाला साम्राज्य विरासत में मिला। प्रभाव: कुछ खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया, लेकिन मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने में विफल रहे। तैमूर के उत्तराधिकारियों पर निरंतर निर्भरता, दिल्ली कमजोर और असुरक्षित बनी रही। मोहम्मद शाह और आलम शाह के अधीन पतन, मुबारक शाह की हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह एक अप्रभावी शासक साबित हुए। वे विद्रोहों को दबाने में असमर्थ थे और सैयद वंश का नियंत्रण दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक सिमट गया। बंगाल, मालवा और गुजरात के स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे सल्तनत से संसाधन कट गए। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और दिल्ली एक संपन्न राजधानी के बजाय जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाला शहर बन गया। अंतिम शासक आलम शाह इतना शक्तिहीन था कि उसने 1448 में स्वेच्छा से दिल्ली को छोड़ दिया और राजधानी को रक्षाहीन छोड़कर बदायूं चला गया। प्रभाव: सैयद वंश बिना किसी प्रतिरोध के समाप्त हो गया। दिल्ली ने सत्ता के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति खो दी। लोधी राजवंश के लिए मंच तैयार हो गया। सैयद, एक भूला हुआ राजवंश। सैयद वंश, हालांकि कुलीन वंश होने का दावा करता था, दिल्ली सल्तनत को पुनर्जीवित करने में विफल रहा। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी स्थिरता हासिल नहीं की। उन्होंने शासन किया, लेकिन कभी सही मायने में शासन नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी उपलब्धियों में नहीं थी, बल्कि लोधी वंश के लिए मार्ग प्रशस्त करने में थी, जो 1526 में बाबर के आगमन से पहले सल्तनत के अंतिम शासक थे। लोधी राजवंश 1451 से 1526 तक दिल्ली के अंतिम अफगान शासक बहलुल लोधी। अफगान राजा 15वीं शताब्दी के मध्य तक दिल्ली ने शासकों को आते जाते देखा था, लेकिन यह एक अफगान योद्धा था जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश की स्थापना की। बहलुल लोधी, एक शक्तिशाली कुलीन, ने 1551 में कमजोर सैयद राजवंश की जगह ली। पहली बार एक अफगान ने दिल्ली पर शासन किया, जिसने शासन की एक नई शैली लाई। पहले के तुर्की शासकों के विपरीत बहलुल लोधी ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए अपने अफगान जनजातीय नेटवर्क पर भरोसा किया। उन्होंने अपने समर्थकों को जमीन दी और अफगानों को भारत में प्रवास के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनके राजवंश के लिए एक मजबूत जातीय आधार तैयार हुआ। उनकी सबसे बड़ी सैन्य सफलता 1479 में जौनपुर पर विजय थी। जौनपुर सल्तनत एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति बन गई थी और बहलुल जानता था कि इसे नियंत्रित करने से उसकी पूर्वी सीमा सुरक्षित हो जाएगी। उनकी सेना, अनुशासित और वफादार, ने जौनपुर की सेनाओं को कुचल दिया, जिससे समृद्ध क्षेत्र दिल्ली के नियंत्रण में आ गया। बहलुल सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक व्यावहारिक शासक थे। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया और अपने दरबार में अफगान रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया। प्रभाव:
लोधी वंश की स्थापना की और भारत में अफगान शासन को मजबूत किया। जौनपुर पर विजय प्राप्त की, जिससे उत्तर भारत पर दिल्ली का नियंत्रण बढ़ गया। व्यापार और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। सिकंदर लोधी, नई दिल्ली के वास्तुकार। 1479 में सिकंदर लोधी इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए सिंहासन पर बैठे। अपने पिता के विपरीत वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक, एक निर्माता और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक आगरा को एक नए राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करना था। तब तक दिल्ली साम्राज्य का दिल था, लेकिन सिकंदर ने यमुना नदी के पास आगरा के सामरिक महत्व को देखा। उन्होंने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया, सड़कें बनाई और मस्जिदें बनाई, जिससे एक वास्तुशिल्प विरासत पीछे रह गई। उन्होंने फारसी संस्कृति और साहित्य को भी बढ़ावा दिया, जिससे उनका दरबार विद्वानों और कवियों का केंद्र बन गया। हालांकि उनकी नीतियों ने तनाव भी पैदा किया। पिछले सुल्तानों के विपरीत, जिनका हिंदू प्रजा के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण था, सिकंदर लोधी ने कठोर कदम उठाए। उसने इस्लामी कानूनों को अधिक कठोरता से लागू किया, मंदिरों को नष्ट किया और गैर मुसलमानों पर कर बढ़ा दिया, जिससे असंतोष पैदा हुआ। इब्राहिम लोधी और दिल्ली का पतन। 1517 में इब्राहिम लोधी को गद्दी विरासत में मिली, लेकिन अपने पिता और दादा के विपरीत वह एक कुशल शासक नहीं था। अभिमानी और अलोकप्रिय, उसने अपने ही अफगान रईसों को अलग थलग कर दिया, जिससे पूरे साम्राज्य में विद्रोह हो गए। इब्राहिम की सबसे बड़ी गलती अपने शक्तिशाली अफगान रईसों के साथ बुरा व्यवहार करना था। इन असंतुष्ट रईसों ने उसके खिलाफ साजिश रची और मध्य एशियाई सरदार बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 में आधुनिक तोपखाने और बेहतर रणनीति से लैस बाबर की सेना ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की सेना का सामना किया। यह लड़ाई पहले कभी नहीं देखी गई थी। बाबर की तोपें युद्ध के मैदान में गरजती हुई अफगान घुड़सवार सेना के हमलों को तोड़ती हुई चली गईं। अपने साहस के बावजूद इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया। दिन के अंत तक वह मर चुका था, जिसने दिल्ली सल्तनत के अंत को चिह्नित किया। प्रभाव, दिल्ली मुगलों के हाथों में चली गई, जिससे भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस लड़ाई ने बारूद युद्ध की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। लोधी वंश की विफलता आंतरिक संघर्षों और खराब नेतृत्व से उपजी थी। दिल्ली सल्तनत, एक ऐसा युग जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी। गुलाम वंश से शुरू हुई यह सल्तनत खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश के द्वार से गुजरी। हर वंश ने दिल्ली को एक नया स्वरूप दिया, नए निर्माण कराए और सत्ता के लिए संघर्ष किए। अलाउद्दीन खिलजी की सख्त नीतियां, मोहम्मद बिन तुगलक की अजीब योजनाएं और लोधी वंश का पतन, ये सब दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गया। परंतु कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, और यही दिल्ली की कहानी भी कहती है। 1526 में पानीपत के मैदान में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने दिल्ली के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर, जो एक दूर देश से आया था, उसने इब्राहिम लोधी को हराकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का सूर्य अस्त हो चुका था और अब दिल्ली पर एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने दिल्ली को एक भव्य साम्राज्य में बदल दिया। कैसे मुगलों ने इस शहर को नई संस्कृति, नए महल और नई प्रशासनिक व्यवस्था दी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे मुगलों के द्वार में, जहां दिल्ली बनी भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी। दिल्ली का इतिहास, एपिसोड 5, मुगल साम्राज्य, जल्द आ रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही वीरता भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें।